सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों आज इस प्रैक्टिस सेट का 8वां दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका जानेंगे। तो बच्चों प्रतिरोधकता का दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जिसको बच्चों डिनोट किया जाता है रो से। रो का फार्मूला होता है RA/L। इस फार्मूले को बच्चों देखकर ऐसा लगता है कि जो प्रतिरोधकता है वो डिपेंड करती है क्षेत्रफल पर और लंबाई पर, लेकिन बच्चों वास्तविक रूप में प्रतिरोधकता जो होती है यानी विशिष्ट प्रतिरोध, वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बच्चों आप किसी तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई मोटा तार है, जैसे आप उसको खींचकर पतला करेंगे तो जो उसका पतलापन है यानी जो एरिया है वो कम हो जाएगा। यानी एक तरफ अगर लंबाई को आप बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल कम हो रहा है, और यदि आप जो लंबाई को घटाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है बच्चों की जो प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर। तो सवाल में पूछा गया था कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दी जाए, लंबाई को कह रहे बढ़ा दिया जाए, तो कह रहे इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए आप चाहे लंबाई को दुगुना करें, 3 गुना करें, आधा करें, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। बच्चों इसको ऐसे एक बात से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 तार लिखे हैं, दोनों ही कॉपर के हैं, तो बच्चों दोनों का ही रो सेम रहेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि दोनों कॉपर के हैं तो रो कैसा रहेगा, सेम। लेकिन बच्चों अगर एक तार कॉपर का है और एक तार एल्युमिनियम का है, तो बच्चों इन दोनों की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बच्चों दूसरा बहुविकल्पी आपके सामने लिखा है, √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपसे इस प्रश्न में कहा गया √3 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को डिनोट किया जाता है बच्चों n से, और जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, √3 वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण। बच्चों अपवर्तक कोण जिसको हम लोग डिनोट करते हैं a से, इसका दूसरा नाम होता है प्रिज्म कोण। न्यूनतम विचलन कोण जिसको बच्चों डिनोट किया जाता है डेल्टा m से, के बराबर है, तो यानी एक इसके बराबर चल रहा है डेल्टा m के, यानी कि अपवर्तक कोण प्रिज्म कोण के अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के कैसे चल रहा है, बराबर। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले क्या बताना है, डेल्टा m। तो बच्चों आप फार्मूला जानते हैं कि n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, इसके बाद बच्चों सभी की वैल्यू रखेंगे। n की जगह रखना है √3, a की जगह रखना है डेल्टा m, तो इस a की जगह डेल्टा m रख दिया गया, तो डेल्टा m प्लस डेल्टा m/2। a की जगह रख दिया गया डेल्टा m। बच्चों डेल्टा m और डेल्टा m को ऐड करेंगे तो 2 डेल्टा m, बाई में क्या लिखा है 2, अपॉन में क्या लिखा है साइन डेल्टा m/2। बच्चों ये दो और ये दो कट जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन डेल्टा m अपॉन साइन डेल्टा m/2। इसके बाद बच्चों साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो यहाँ पे थीटा की जगह लिखा है डेल्टा m, तो यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे तो √3 और इसमें साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो 2 साइन डेल्टा m का आधा डेल्टा m/2 इंटू कॉस डेल्टा m/2 अपॉन में बच्चों क्या लिखा है साइन डेल्टा m/2। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से एक डेल्टा m/2 डेल्टा m/2 से कट रहा है, तो क्या बचेगा √3। बच्चों ये दो जो है इसको अपॉन में लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा कॉस डेल्टा m/2। √3/2 बच्चों वैल्यू होती है कॉस में 30 की, और इसको पहले लिख दिया गया। कॉस से कॉस कट जाएगा तो डेल्टा m/2 इज इक्वल टू 30। 2 भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो डेल्टा m की वैल्यू बच्चों 30 का गुणा जब 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि अंडर रूट LC का मात्रक है, जहां L प्रेरकत्व है और C धारिता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे L का मात्रक और C का मात्रक, जबकि L का नाम क्या है, प्रेरकत्व।
बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, इससे पहले मैंने प्रूव भी कराया है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 बच्चों एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पूरी फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट मैंने प्रूविंग करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से जाके एक एक वीडियो को देखें। फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 प्लेलिस्ट। बच्चों एल जिसका फार्मूला होता है ई अपॉन में डी आई अपॉन डी टी। बच्चों इस डी टी को ऊपर भेजा जा सकता है और ये क्या डी आई ऐसे लिखा है, ठीक है। अब बच्चों इस प्रेरकत्व यानी एल का अगर मात्रक लिखें तो ई बच्चों एक विभव ही होता है जिसका दूसरा नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका बच्चों मात्रक होता है वोल्ट। समय टाइम, टाइम का बच्चों मात्रक होता है सेकंड। और टी आई धारा, धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर। इसके बाद बच्चों हम लोग एल का मात्रक जान चुके हैं। आप किसका मात्रक जानेंगे? सी का। उस क्यू बराबर आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है? सी वी। बच्चों अगर इस सी को वी क्यू के नीचे भेज दिया जाए तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी सी बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से बच्चों सी का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? क्यू यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वी यानी विभव, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इस बच्चों एल का मात्रक और सी के मात्रक को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? अंडर रूट। यहाँ पे हम लोगों ने एक अंडर रूट एल सी लिखा। अंडर रूट एल का बच्चों जो मात्रक आया है वो ये यहाँ पे नोट कर दिया गया, और सी का जो ये मात्रक आया है इसको यहाँ पे नोट कर दिया गया। इसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो वोल्ट से वोल्ट कट रहा है, आप काट के 100 भी कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बच्चों बचेगा? सेकंड बचेगा। ये बच्चों कूलाम है, और नीचे क्या बचेगा? एम्पियर। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? एक फार्मूला जानते हैं आप, क्यू बराबर होता है बच्चों आई टी। क्यू क्या है बच्चों? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी कूलाम का बच्चों एक और मात्रक लिख सकते हैं। आई क्या है? धारा, धारा का मात्रक बच्चों क्या होता है? एम्पियर। टी क्या है बच्चों? टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और क्यू क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम। यानी कूलाम की जगह बच्चों हम लोग एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं। तो इस कूलाम की जगह बच्चों हम लोग एम्पियर इंटू सेकंड लिख दे रहे हैं। पहले से बच्चों इसमें ऊपर सेकंड लिखा है और नीचे एम्पियर। बच्चों ये एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट हो रहा है, तो सेकंड का गुणा सेकंड से कराएंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? सेकंड। यानी कि बच्चों जो अंडर रूट एल सी है इसका मात्रक क्या आ रहा है? सेकंड। ठीक है, चलते बच्चों इसके बाद चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंगदैर्ध्य, बच्चों देहली तरंगदैर्ध्य जिसको डिनोट कैसे किया जाता है? लैम्डा नॉट से, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले से n गुना है, तब अन्य सेल के लिए यानी दूसरी जो सेल है के लिए देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। देहली तरंगदैर्ध्य को बच्चों लैम्डा नॉट से, लेकिन एक बार लैम्डा नॉट लिख चुके हैं तो दूसरी तरंगदैर्ध्य को हम लोग लैम्डा नॉट डैश से शो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात की गई है पहले सेल की, और आपको इसमें कौन कौन से शब्दों का जिक्र किया गया है ध्यान से देखें। सबसे पहले तरंगदैर्ध्य का जिक्र किया गया है बच्चों, और दूसरी बात यहाँ पे कार्य और ये फलन, कार्य फलन का जिक्र किया गया है। तो बच्चों आप ऐसा फार्मूला देखें जिसमें कार्य फलन और लैम्डा नॉट आता हो, तो आप कहेंगे सर पहले सेल के लिए W बराबर होता है, कार्य फलन बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, इसके बाद बच्चों सवाल में दिया गया है कि दूसरी सेल, अन्य सेल का मतलब दूसरी सेल जिसका कार्यफलन पहले सेल से n गुना है, यानी अब जो कार्यफलन है जिसको W डैश लिखा गया है पहले वाले कार्यफलन से n गुना है, ये सवाल कह रहा था। ठीक है बच्चों, अभी आपने देखा है कि W का ये फार्मूला, यहाँ पे W का हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया है। अब डैश लगा है तो यहाँ पे लैम्डा नॉट डैश हो जाएगा, ये n लिखा है और W का बच्चों ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए तो बच्चों HC से SC कट रहा है तो क्या बचेगा? 1 अपॉन लैम्डा नॉट डैश, और यहाँ पे क्या बचेगा? n, और नीचे क्या बचेगा? लैम्डा नॉट। ठीक है, हमें लैम्डा नॉट डैश की वैल्यू चाहिए तो बच्चों इसको उल्टा करेंगे तो ये चीज़ ऊपर जाएगी और एक नीचे लिखा नहीं जाता है। लैम्डा नॉट को बच्चों ऊपर भेज देंगे और n कहाँ जाएगा? नीचे। यानी बच्चों अब जो लैम्डा नॉट डैश है देहली तरंगदैर्ध्य वो पहले वाले की 1 अपॉन n गुना हो जाएगी। चलते हैं बच्चों पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। कौन सा कण है बच्चों? इससे पहले भी हम लोगों ने जो पीछे प्रैक्टिस सेट किया है उसमें मैंने आपको ये 2 सवाल बताए थे, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्या है, 2He4 प्लस
जेड एक्स ए गिव्स जेड प्लस 2y ए प्लस 3 प्लस डब्ल्यू। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए। ये क्या लिखा है 2 और ये क्या लिखा है जेड, यानी कि इस वाली साइड में बच्चों अगर देखा जाए तो नीचे जेड प्लस 2 है, यानी इधर वाली भी साइड में जेड प्लस 2 होना चाहिए, तो जेड प्लस 2 है, यानी कोई भी कमी नहीं है। कौन से? नीचे वाले अक्षर पे, यानी कोई कमी नहीं, तो बच्चों जीरो। ऊपर वाले को बैलेंस करते हैं बच्चों, यहाँ पे ए लिखा है, ये 4 लिखा है, तो ए प्लस 4, यानी कि बच्चों अगर इधर वाली साइड में ए प्लस 4 है तो इधर वाली भी साइड में ए प्लस 4 होना चाहिए, तो ए प्लस 3 है। कितने की कमी हो रही है? 1 की, यानी ऊपर बच्चों किसकी कमी है? 1 की। और बच्चों जीरो नीचे ऊपर 1 होना बच्चों न्यूट्रॉन का संकेत होता है, तो यहाँ पे बीच में एन पुट कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं बच्चों जो डब्ल्यू है वो एक न्यूट्रॉन कण है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरह के बच्चों सवाल लगाए हुए हैं। आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा मतलब बच्चों हो जाए तो मेन धारा होती है, यानी आई। मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई, शुरुआत में जो कुंडली का प्रतिरोध है वो आर है। ठीक है, यानी हम कहेंगे बच्चों, और मुख्य धारा का कितना परसेंट भेजना है? केवल 10%। तो धारा कितनी देनी है? 10%। बच्चों परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। बच्चों यहाँ से मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पिछले वाले वीडियो में, कि अगर बच्चों जो बड़ी धारा होगी हमेशा उसको हम लोग आई मानेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी है? 10। और बच्चों जो छोटी वाली धारा होती है उसको आई जी मानते हैं, तो 1 और 10 में कौन छोटा है? तो 1 छोटा है, यानी बच्चों आई जी की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया जा रहा है? आर। ये सवाल में आपको डाटा दिया गया था कि कुंडली का प्रतिरोध आर है, और संट की वैल्यू बच्चों बतानी, यानी आपको एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों आप जानते हैं धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसे बदला जाता है बच्चों आप इस वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आई जी इज इक्वल आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। बच्चों आई जी अभी हम लोगों ने लिखा है 1, जी की वैल्यू बच्चों सवाल में आर दी गई है। ठीक है, आई की वैल्यू बच्चों सवाल में 10 है, आई जी की वैल्यू सवाल में 1 है, और संट प्रतिरोध एस की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ से बच्चों ये जी की वैल्यू आर दी गई थी सवाल में, 10 में से बच्चों 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का गुण बच्चे हम लोग नीचे भेज देंगे, तो यानी कि एस की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी? R/9। यानी जो बच्चों संट प्रतिरोध है एस, जिसका नाम क्या है? संट प्रतिरोध, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? R/9। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग सीधे अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला अति लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक यानी कि फार्मूला लिखना है तथा मात्रक लिखिए। तो बच्चों आपको इस सवाल में बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले देखिए, और इसका आपको मात्रक भी बताना है। तो सबसे पहले बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग एक चुंबक के फिगर को देखते हैं। बच्चों ये चुंबक का फिगर है। चुंबक में हमेशा आप जानते हैं 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और एक बच्चों साउथ दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच की दूरी बच्चों होती है 12। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि 12, तथा ध्रुव क्षमता को बच्चों डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, तथा ध्रुव क्षमता के गुणनफल को बीच में क्या लगा है? क्रॉस। गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन इस फिगर से और इस फार्मूले से रिलेट की गई है। फिगर में ये 12 बच्चों, ये फार्मूले में जो 12 आया है ये कहाँ से आया है? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तथा उनकी ध्रुव क्षमता के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको इसका व्यंजक बताना था, तो एक ये। लेकिन बच्चों ये फार्मूला बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो m बराबर बच्चों दूसरा फार्मूला क्या है? NiA। जहां पे अगर मात्रक की बात करें, क्योंकि सवाल में आपसे मात्रक भी पूछा गया है, बच्चों ये I लिखा है।
आई क्या है? धारा, और धारा का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है? एम्पियर। और बच्चों ए क्या है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसका मात्रक क्या आ गया? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि सूक्ष्म तरंगे क्या हैं, इनका एक उपयोग लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य मिलीमीटर की कोटि की होती है। तो जो नाम ही में आ रहा है सूक्ष्म यानी कि छोटी तरंगे। ठीक है, और बच्चों जिनकी तरंगदैर्घ्य होती है मिलीमीटर, आप जानते हैं 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ तो सूक्ष्म तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य मिलीमीटर कोटि की होती है, उन्हें सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। सूक्ष्म तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है इनका एक उपयोग। ठीक है, तो देखिए एक उपयोग क्या है? इस सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा बच्चों इसका उपयोग क्या है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग संचार प्रणाली में भी किया जाता है। आपसे एक उपयोग पूछा गया था लेकिन दो याद कर लीजिए, कल को हो सकता है कि इसके दो उपयोग पूछे जाएं। एक रडार प्रणाली में बच्चों होता है और एक सूक्ष्म तरंगों का उपयोग संचार प्रणाली में भी किया जाता है। चलते हैं बच्चों इसके बाद तीसरे प्रश्न पर। ये दो लघु उत्तरीय आपके सामने होती है। बच्चों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? आपको ध्रुवण कोण की डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए ध्रुवण कोण क्या है, जो यहाँ पे एक फिगर लिया गया है। इस फिगर में ये एक माध्यम को बच्चों डिवाइड करने वाली लाइन है, ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, नीचे कोई दूसरा माध्यम है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों एक नॉर्मल अभिलंब की लाइन है। फिर यहाँ से बच्चों एक प्रकाश किरण आ रही है, ध्रुवित प्रकाश आ रहा है। बच्चों जैसे ये ध्रुवित प्रकाश आएगा, अब क्या होगा कि इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग बच्चों अपवर्तित हो जाएगा। जैसे बच्चों ये परावर्तित और अपवर्तित होगा, पहले जो इसमें प्रकाश किरण आ रहा था वो उसके सारे के सारे वेक्टर सभी दिशाओं में थे। आप देख रहे हैं सभी दिशाओं में एरो हैं। लेकिन जैसे ये परावर्तित और अपवर्तित होता है, ये पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी कि एक ही वेक्टर बचता है, सारे वेक्टर गायब हो जाते हैं, कुछ वेक्टर इसके इधर वाली डायरेक्शन में हैं। तो बच्चों ये जिस कोण पर ऐसी घटना हो रही है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, उस आपतन कोण को ही बच्चों कहा जाता है ध्रुवण कोण। आप जानते हैं बच्चों ये लाइन आ रही थी तो ये वाला एंगल आपने अभी तक पढ़ा है आपतन कोण। बच्चों ये जिस भी आपतन कोण पर ऐसी घटना हुई है बच्चों, उसी कोण को कहा जाता है ध्रुवण कोण। क्या डेफिनेशन है? वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। उसी आपतन कोण को बच्चों हम लोग ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं, जरूर लिख लेना। ध्रुवण कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। ध्रुवण कोण बच्चों जिसको अभी आईपी से डिनोट किया है, माध्यम का अपवर्तनांक जिसको आप एन से डिनोट करते हैं। तो बच्चों फार्मूला होता है एन बराबर 10 IP, जहाँ IP बच्चों क्या है? ध्रुवण कोण। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत। सबसे पहले जानते हैं अग्र और उत्क्रम अभिनत बच्चों कैसे पहचानते हैं। इसके लिए बच्चों मैंने एक छोटा सा यहाँ फिगर बनाया है। बच्चों ये त्रिभुज की जैसी जो संरचना होती है आप उसको जानते हैं पी कहते हैं, और जो ये खड़ी सी लाइन संरचना होती है बच्चों उसको एन कहते हैं। अगर बच्चों पी वाला सिरा बैटरी के माइनस से जुड़ जाए और एन वाला सिरा बैटरी के प्लस वाले सिरे से जुड़ जाए, तो बच्चे ऐसे अभिनत को हम लोग कहते हैं उत्क्रम अभिनत। ठीक है, अगर बच्चों इसका उल्टा हो जाता कि पी वाला जुड़ जाता प्लस से और एन वाला सिरा जुड़ जाता माइनस से, तो उसको कहते हैं अग्र अभिनत। इस बात को यहाँ से समझते हैं। जो एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे ये पी है और ये है एन। पी वाला बच्चों सिरा अगर ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ माइनस से जुड़ा है और एन वाला सिरा बच्चों प्लस से जुड़ा है। तो एन जब भी प्लस से जुड़ जाए और पी जब भी जुड़ जाए माइनस से, तो बच्चों ऐसे अभिनत को हम लोग कहते हैं उत्क्रम अभिनत। इसके बाद बच्चों इसी सवाल को मैंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है।
यहाँ पर देखिए तो n की वैल्यू बच्चों जुड़ी है माइनस से और p की वैल्यू बच्चों जुड़ी है प्लस से। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे हम ये लोग ये वाला कैसा सिरा है, कौन सा अभिनत है, अग्र अभिनत है। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो बच्चों क्या डेफिनेशन है धारा घनत्व की, कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इस पूरी डेफिनेशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये नीचे लिखा है, नीचे लिखने का मतलब इसको पढ़ेंगे एकांक से। ये क्या है, क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल में ऊपर क्या बह रही है, धारा। उसी धारा को बच्चों क्या कहा गया है, धारा घनत्व। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर बच्चों क्या फार्मूला होता है, आई अपॉन ए। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। बच्चों ऊपर आई लिखा है, आई क्या है, धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। नीचे लिखा है ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी जो धारा घनत्व का मात्रक है वो बच्चों एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और डेफिनेशन आपके सामने है, और इसको याद करिएगा बच्चों केवल इस फार्मूले से। इसके बाद बच्चों चलते हैं सीधे लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर के मध्य सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपको बच्चों अनुगमन वेग, जिसको आप जानते हैं बच्चों वीडी से डिनोट किया जाता है, अनुगमन वेग को बच्चों आप जानते हैं वीडी से डिनोट किया जाता है, और विभवांतर को बच्चों आप जानते हैं वी से डिनोट किया जाता है। आपको बच्चों इसमें प्रूविंग करनी है। ज़्यादातर बच्चों ने इसकी प्रूविंग कर रखी होगी, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, जिसकी बच्चों आप प्रूविंग जानते हैं, आई बराबर होता है NEAVD। बच्चों ये प्रूविंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 बच्चों, उसमें मैंने सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रूविंग फिजिक्स की करा रखी हैं। आप वहाँ से जाके सारी वीडियो देखकर अपनी कॉपी में नोट करें, एक एक वीडियो को तैयार करते हुए चलें। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या करना है। ये बच्चों एक मैंने फिगर बनाया है, ये एक चालक तार है। इस चालक तार में बच्चों इसकी लंबाई को लिया गया है L, क्षेत्रफल बच्चों माना गया है यहाँ पे कितना A, और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगी है। बैटरी से आप जानते हैं बच्चों जैसे लगेगी तो धारा प्रवाहित होगी। अब जब तार में बच्चों धारा बह रही है, बैटरी भी लगी है, तो इसके जितने भी चालक के इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे बैटरी के प्लस वाले सिरे की तरफ आकर्षित होना चालू हो जाएंगे। ये बच्चों जिस भी स्पीड से इलेक्ट्रॉन ने चलना प्रारंभ किया है उस स्पीड को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ से VD से लिखा गया है। तो अगर बच्चों बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन E के ऊपर बच्चों जो माइनस जैसा साइन दिख रहा है आपको, इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी, दूरी बराबर बच्चों आप जानते हैं होता है चाल गुणे समय। चाल बच्चों कितनी लिखी गई है, VD। कितने सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड की, तो टाइम की जगह हम लोगों ने 1 सेकंड लिख दिया है। यहाँ से बच्चों VD का गुणा 1 से कराएंगे तो VD आ जाएगा, यानी दूरी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, VD। यानी इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है, VD। अगर बच्चों बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में तय आयतन कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चों आयतन निकालने के लिए मैंने आपको कई बार फार्मूला बताया है कि अगर दूरी में क्षेत्रफल से गुणा करा दिया जाए तो वो आयतन बन जाता है। तो बच्चों दूरी क्या है, VD, और क्षेत्रफल से इसमें हम लोगों ने क्या करा दिया है, गुणा। तो यानी ये क्या बन गया बच्चों, आयतन। ठीक है, ये आयतन कितने सेकंड का है बच्चों, 1 सेकंड का है। अगर बच्चों बात की जाए 2 सेकंड का आयतन क्या होता, तो आप कहेंगे सर अगर 1 सेकंड का आयतन VD इंटू A है तो 2 सेकंड में 2 से गुणा करा देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन द्वारा T सेकंड में तय आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें T का गुणा करा देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों मान लेते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n है। एक आयतन में कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, n, और आयतन निकल के कितना आया है, VDA इंटू टी। और एक आयतन में बच्चों अगर n इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें n से गुणा करा देंगे। तो VDAT आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों इसमें इतने का गुणा करा देंगे। ये बच्चों कुल इलेक्ट्रॉन आए हैं, कुल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम लोग कैपिटल N से डिनोट कर देंगे, जो कि क्या आ गया, VDAT स्मॉल n। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने फार्मूला लगाया है Q बराबर IT,
और बच्चों आप जानते हैं Q बराबर होता है NE। Q के बच्चों दो फार्मूले होते हैं, Q बराबर एक IT और एक Q बराबर होता है NE। बच्चों अगर इस Q की वैल्यू को IT यहाँ रख दें तो IT बराबर क्या आ जाएगा NE, और N की वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, कुल इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू ये थी यहाँ पे रख दी गई है। इसके बाद बच्चों ये T और ये T भी कट जाएगा तो I बराबर क्या आ जाएगा NeAVD। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, हमको विभवांतर लाना था। तो यदि चालक तार का बच्चों प्रतिरोध मान लेते हैं, बच्चों यहाँ पे चालक तार का प्रतिरोध बच्चों मान लेते हैं कि स्मॉल कैपिटल आर है। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध बच्चों कैपिटल आर है। तो आप जानते हैं बच्चों ओम का नियम होता है वी बराबर आई आर। तो यहाँ से बच्चों ये वी लिखा है, आई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं NeAVD, और ये क्या लिखा है आर। तो बच्चों ये वी क्या है विभव, और VD क्या है अनुगमन वेग। तो आपसे सवाल में कहा गया था कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, तो बच्चों यह है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध है। चलते हैं बच्चों इसके बाद दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बच्चों आपसे कहा गया है, सवाल में दिया गया जो डाटा है बच्चों वो कह रहा है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसकी प्रूविंग भी आनी चाहिए। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर बच्चों होता है h/√2m/e_k, जहां बच्चों E_k क्या है गतिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो बच्चों अगर प्रोटॉन के लिए अगर हम लोग इसकी तरंगदैर्ध्य निकालेंगे तो ये लैम्डा ऐसे लिखा है। प्रोटॉन की बात हो रही तो बच्चों यहाँ पे लैम्डा के नीचे p लिख देंगे। h/2m किसका प्रोटॉन का, और बच्चों E_k ऐसे लिख दिया गया है। E_k बच्चों ऐसे क्यों लिखा गया है, इसके नीचे हम लोगों ने P क्यों नहीं लिखा है, जबकि M के सफिक्स में बच्चों हम लोगों ने P यूज किया है, क्योंकि बच्चों सवाल में कहा गया था समान गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा इस सवाल में बच्चों चेंज नहीं हो रही है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसी गतिज ऊर्जा को, इसी तरंगदैर्ध्य को अल्फा कण के लिए। तो अल्फा कण के लिए बच्चों H अल्फा ऊपर लैम्डा लिखा है /2m अल्फा, और E के बच्चों ऐसे हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर दिया है। H अल्फा पहली जो इक्वेशन थी, सॉरी HP, और H अल्फा की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने ऐसे लिख दी, डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो बच्चों ये चीज ऐसे लिखी है, ये H और बच्चों ये वाला H कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो बच रहा है, और बच्चों यहाँ से 2 EK से EK भी कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जो बच रहा है 1/√, के अंदर MP, और दूसरे में बच रहा है 1/√m अल्फा। बच्चों सबसे नीचे का गुणा हो जाता है सबसे ऊपर से, तो ये m अल्फा कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और MP कहाँ जाएगा बीच में। बच्चों एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि जो m अल्फा होता है वो 4/MP होता है, यानी कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का बच्चों 4 गुना होता है। क्यों ऐसा होता है बच्चों, आप जानते हैं प्रोटॉन का संकेत जो होता है वो 1H1 होता है, अल्फा कण का जो संकेत होता है वो 2He4 होता है। यानी अगर प्रोटॉन का बच्चों मास देखें तो 1 है, और अल्फा कण का बच्चों जो मास देखें वो 4 गुना है किसके, प्रोटॉन के। बच्चों MP को अगर नीचे भेज दिया जाए तो यहाँ पे 4:1 आ जाएगा। ठीक है, यानी m अल्फा अपॉन MP की वैल्यू बच्चों 4:1 लिखी जा सकती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी है। इसके बाद बच्चों 4 जो होता है वो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, 1 जब बच्चों स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही बनेगा, यानी कि H अल्फा की वैल्यू बच्चों जो इस सवाल में आ गई है वो 2:1, यानी 2:1 के अनुपात में है। चलते हैं बच्चों इसके बाद तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ये बस पूरे सर्किट में सवाल में बताया जा रहा है कि 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध R का मान, प्रतिरोध R का मान आपको बच्चों इस सवाल में बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है। ये बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको जरूर पढ़ लेना है, याद कर लेना है कि श्रेणी क्रम में विभव कैसा होता है, अलग अलग होता है।
तो बच्चों यहाँ पे श्रेणी क्रम अगर आप देखें तो ये आर लगा है और एक ये पीएन संधि डायोड लगी है, ठीक है। यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो जो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, श्रेणी क्रम में होने के कारण ये विभव अलग अलग बट जाएगा। और सवाल में कहा गया है कि इस पीएन संधि डायोड पर 0.5 का विभव गया है। तो बच्चों टोटल इस पे कितना गया होगा, तो आप कहेंगे आर प्रतिरोध में शेष विभव टोटल कितना था 1.5, पीएन संधि में कितना गया है 0.5, तो बच्चों बचा कितना है 1.5 में जैसे आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 1.0 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों सवाल में आपको धारा की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर 5 मिली एम्पियर। मिली को बच्चों चेंज किया जाता है 10 की पावर -3 से, ये 5 ऐसे लिखा है। इसके बाद बच्चों आपसे कहा गया है प्रतिरोध आर में धारा प्रतिरोध आर का मान बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने प्रतिरोध आर में बात की है ओम के नियम से। ओम का नियम बच्चों क्या होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है V बराबर आई आर। इस बच्चों विभव में कितनी, इस प्रतिरोध में कितना विभव आ चुका है अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करके निकाला है। आर में विभव 1.0, तो बच्चों 1.0 का मतलब 1 ही होता है। आई की वैल्यू सवाल में 5 इंटू 10 की पावर -3 है इंटू आर। बच्चों ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में, अगर मैंने आर को पावर को नीचे भेज दिया तो ये 3 हो जाएगी प्लस में, तीनों जीरो को ओपन करके लिखा गया है। इसके बाद बच्चों 5 को अगर इस 1000 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10 और ये 2 जीरो बच जाएंगे। इसके बाद बच्चों ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 200, यानी हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू बच्चों कितनी थी सवाल में 200 ओम, ठीक है। इसके बाद बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि समांतर C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र हैं। C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। बच्चों क्या कहा गया है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता बताई जा रही है 20 माइक्रोफैरड, इसको ऐसे लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड प्राप्त होती है, ठीक है। तो यानी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता बच्चों कितनी दी गई है 4.8 माइक्रोफैरड। आपसे क्या कहा गया है, तब C1 व C2 धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। C1 और C2 धारिताओं में अनुपात बताना है, मतलब रेशियो फाइंड करना है। इसके बाद बच्चों और आपसे ब्रैकेट में कहा भी गया है कि C1 इज ग्रेटर देन टू C2। C1 जो है वो C2 से बड़ा है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे सवाल की ध्यान से देखिए। सवाल में आपसे कहा गया है कि दो संधारित्र थे, सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़े थे। बच्चों समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का सूत्र होता है वो C बराबर होता है C1 प्लस C2। यहाँ पे बच्चों सफिक्स में T लिखा है, यानी जो CT है बच्चों C का मतलब धारिता और T का मतलब तुल्य धारिता, ठीक है, टोटल धारिता। तो बच्चों CT टोटल धारिता समांतर क्रम में 20 दी गई है। C1 और C2 वैल्यू बच्चों हमें नहीं पता है तो उसको ऐसे लिख दिया गया है। अगर बच्चों हम लोग इस C2 की वैल्यू को इधर 20 की तरफ भेज दें तो ये माइनस का C2 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा C1। ये बच्चों वैल्यू पहली इक्वेशन बन गई है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। बच्चों यहाँ पे जो टोटल धारिता श्रेणी क्रम में दी गई थी वो 4.8 दी गई है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। यहाँ से बच्चों हम लोग श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी लिख देंगे 4.8। इसके बाद ये चीज ऐसे ही लिखी है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, C2 इधर आ जाएगा C1 इधर आ जाएगा, जिसको आप C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं। अपॉन में बच्चों ये C1 इंटू C2 है। बच्चों इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो ऊपर एक जीरो आएगा, अपॉन में क्या बचेगा 48 48। इसके बाद बच्चों 10/48 ऐसे लिखा है। C1 प्लस C2 की वैल्यू बच्चों सवाल में अगर आप ऊपर देख रहे हैं C1 प्लस C2 की जगह 20 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया गया है। इसके बाद बच्चों इस C1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 20 माइनस C2। तो C1 की जगह लिख दिया गया 20 माइनस C2 और बच्चों ये वाला C2 ऐसे लिखा है। इसके बाद बच्चों ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 दूना 20 यानी 2 बार में कटा, 48 ऐसे लिखा है और ये वालों जो हम लोगों ने C2 का अंदर मल्टीप्लाई कराया है, तो 20 C2 माइनस C2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों इसका इधर कराएंगे और इसका इधर, तो 48 का बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर क्या आ जाएगा 96।
तो बच्चों 20c2 माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 96। बच्चों इन दोनों को हम लोगों ने उधर भेज दिया है, तो इधर क्या बचेगा 0, C2 स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, 20c2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 96 ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको बच्चों सीधा करके ऐसे लिख लिया है। इसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई करने पे लाना है 96, द्विघात समीकरण बन चुका है, और जोड़ने पे क्या लाना है 20। कौन सी बच्चों ऐसी दो संख्या हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 96 आ जाए और जोड़ दें तो 20 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 12 और 8। 12 में बच्चों अगर 8 जोड़ दिया जाए तो 20 भी आता है, और 12 और 8 का बच्चों अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 96 भी आता है। बच्चों इन दोनों को अंदर ले जाएंगे माइनस को, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये 96 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ से बच्चों यहाँ से कॉमन है C2, तो C2 माइनस 12 बचेगा। यहाँ से बच्चों माइनस का 8 कॉमन है, तो C2 माइनस का 96 जब बच्चों हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। इसके बाद बच्चों दोनों से कॉमन है C2 माइनस 12, और यहाँ से लिखा जाएगा C2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों जब इसकी वैल्यू को लिया जाएगा तो C2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 12 जब उधर जाएंगे तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइक्रोफैरेड। जब बच्चों C2 की वैल्यू 12 है तो C2 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, C2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, और एक बार C2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 8। ठीक है, जब C1 की वैल्यू बच्चों C2 की वैल्यू हम लोगों ने 12 माइक्रोफैरेड ली है, उसको समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो C1 की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी है 20 माइनस C2। C2 की जगह बच्चों हम लोग कितना रख रहे हैं सबसे पहले 12। तो जैसे बच्चों आपने 12 रखा है तो 20 में 12 घटा देंगे तो उस समय C1 की वैल्यू कितनी आएगी 8। जबकि बच्चों सवाल में एक डाटा दिया गया था कि आपसे कहा गया था कि C1 इज ग्रेटर देन टू C2। अगर इस डाटा के हिसाब से बच्चों हम लोग सवाल लगा रहे हैं, जब C1 C2 की वैल्यू हम लोगों ने 12 ली है तो C1 की वैल्यू कितनी कर ली है 8। क्या C1 C2 से बड़ा आ रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है, इसमें तो C2 बड़ा है। बच्चों अतः हम कह सकते हैं यह मान संभव नहीं है। इसके बाद बच्चों हम लोग C2 की कौन सी वैल्यू लेंगे 8 माइक्रोफैरेड लेंगे। बच्चों हम लोगों ने इस बार C2 की वैल्यू जो ली है वो 8 माइक्रोफैरेड ली है, तो यहाँ C2 को मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है C1 बराबर 20 माइनस C2, तो C2 की जगह हम लोगों ने 8 रख दिया है। तो यहाँ से बच्चों C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 12 माइक्रोफैरेड। यहाँ से बच्चों C1 और C2 की धारिताओं में अगर अनुपात पूछा जाए तो C1 अपॉन C2 जो हमसे पूछा गया था, C1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है 12, C2 की वैल्यू बच्चों कितनी है इस सवाल में 8। ठीक है, माइक्रोफैरेड से बच्चों माइक्रोफैरेड कट जाएगा। 4 से बच्चों अगर 12 को काटा जाए तो 3 बार में, 4 को 8 से काटा जाए तो बच्चों 2 बार में, यानी कहा जा सकता है कि C1 रेशियो C2 की वैल्यू बच्चों 3:2 आ चुकी है। यही बच्चों हम लोगों को इस सवाल में बताना था कि C1 और C2 का अनुपात क्या है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पर, जो कि बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 5वां प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ लिखा है इस तरह, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। इसके बाद बच्चों इसमें सवाल में एक न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। ठीक है, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। बच्चों जो आइंस्टीन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए फिजिक्स में बच्चों इन्होंने क्या किया है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया है। अब इस प्रश्न उठ रहा है कि सर ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, तो कुछ इस पैराग्राफ में हम लोगों ने समझाया है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश, फिर इसके बाद कॉमा, जो प्रकाश बच्चों निकलता है ये कहाँ से निकलता है प्रकाश स्रोत से। ठीक है, जहां से प्रकाश निकलता है बच्चों उस चीज को कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो बच्चों सूर्य को क्या कह सकते हैं प्रकाश स्रोत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का कहना है कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है और चारों ओर के माध्यम में फैल जाता है। जहां जहां उसको जाना है चारों ओर के माध्यम में फैल जाता है। इस 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 पैकेटों को बच्चों फोटोन कहते हैं। तो ये ऊर्जा के पैकेट हैं बच्चों, इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं फोटोन कह रहे हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू अथवा एच न्यू का पूर्ण गुणज होती है। प्रत्येक फोटोन की बच्चों जो ऊर्जा है वो एच न्यू अथवा एच न्यू का पूर्ण गुणज होती है। माना एच न्यू ऊर्जा का बच्चों कोई फोटोन, इसके बाद
ये तो बच्चों हम लोगों ने बताया इसमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। अब बच्चों आइंस्टीन का क्या कहना है, इस बात को समझने के लिए हम लोग इस फिगर का सहारा लेंगे। बच्चों ये कि प्रकाश सुग्राही एक धातु है। इस धातु की सतह पर कुछ प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के पास बच्चों कुछ ऊर्जा होगी। उस ऊर्जा को डिनोट किया गया है ई से एनर्जी। और बच्चों प्रकाश की ऊर्जा को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एच न्यू। ठीक है, जैसे बच्चों ये एच न्यू ऊर्जा का फोटोन इस धातु की सतह पर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये माइनस चार्ज पे आपको दिख रहा है डब्बे के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये इस ऊर्जा को कुछ भाग लेकर निकल रहा है, यानी कुछ भाग जो खर्च हुआ है बच्चों उसको कहते हैं कार्यफलन। यानी इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से ऊर्जा लेकर बाहर निकलना बच्चों इस घटना को कहते हैं कार्यफलन। यानी कुछ ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अब जो बच्चों शेष ऊर्जा बचेगी यहाँ से जो आ रही थी, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुई, शेष ऊर्जा से बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करना स्टार्ट करेगा। बच्चों गति करेगा उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, अंग्रेजी में उसी बात को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसी बात को बच्चों यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि माना एचनी ऊर्जा का एक फोटोन, एचनी ऊर्जा का एक फोटोन किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर आपतित हो रहा है। प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर आपतित हो रहा है। इस ऊर्जा के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलकर बाहर आ जाता है तथा शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बच्चों बात करते हैं कि आइंस्टीन के समीकरण की इक्वेशन क्या है, कैसे इसको प्रूव किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ऊर्जा आई ई, इसने दो काम किए हैं। पहला इलेक्ट्रॉन को निकाला है यानी कार्यफलन, फिर इलेक्ट्रॉन ने गतिज ऊर्जा की है यानी ई की। यानी इस W और ई को ई के बच्चों अगर जोड़ दिया जाए तो वापस वो ई बन जाएगा, पूरी एनर्जी। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा। बच्चों ये लाइन जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो बच्चों सवाल लगते हैं आइंस्टीन चैप्टर के यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के, वो बच्चों हमेशा इसी लाइन से ही लगते हैं। ठीक है, प्रूविंग करने को तो हम लोग करेंगे लेकिन आप इस फार्मूले को जरूर याद रखना। बच्चों ई जिसका फार्मूला क्या होता है एच न्यू, डब्ल्यू जिसका फार्मूला होता है एच न्यू नॉट, और ई के बच्चों ऐसे लिखा है। ये बच्चों इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी और ये ई के ऐसे लिखा है। दोनों से बच्चों क्या कॉमन हो रहा है एच, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर में क्या लिखा है ई के। यहाँ से बच्चों हम लोग अगर इसको सीधा करके लिखें तो ई के की वैल्यू क्या आ जाएगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसके बाद बच्चों आगे देखेंगे इसमें प्रूविंग में ई के क्या है बच्चों, यहाँ से गतिज ऊर्जा, ई के क्या है गतिज ऊर्जा। ई के क्या है बच्चों गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का बच्चों सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों अगर हम लोग इस ई के की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आगे क्या लिखा है एच माइनस एच और ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों यही होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब बच्चों बात करते हैं इसमें एक छोटा सा सवाल भी लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन, बच्चों कार्यफलन, कार्यफलन को किससे डिनोट किया जाता है W से, और W की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन वाली धातु प्लेट लेने पर, यानी धातु प्लेट लेने पर बच्चों यानी कि दो प्लेटें हैं, दोनों का बच्चों कार्यफलन इन्होंने सेम बताया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं धातु 1 और धातु 2। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो बच्चों आप इस सवाल को जरूर समझें, ऊपर से सवाल पढ़ते हैं और यहाँ पे जो डाटा दिया गया उसको लिखते चल रहे हैं। प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वाले ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। बच्चों इस प्लेट पर जो प्रकाश पड़ रहा है, फोटोन पड़ रहा है, उसकी एनर्जी दी गई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी सतह पर जो बच्चों प्रकाश पड़ रहा है उसकी एनर्जी दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया है। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जा मतलब बच्चों किससे डिनोट करती है ई की से, पहले की दी जा रही है K1 और दूसरे की गतिज ऊर्जा दी गई है सवाल में बच्चों K2। आगे पढ़ते हैं तथा उनके वेग, वेग दिए गए हैं बच्चों पहले का V1 और दूसरे का V2। फिर आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। अब नंबर 1 आपको बताना है K1 रेशियो K2, K1 और बच्चों K2 का अनुपात बचाना है जहाँ K क्या है गतिज ऊर्जा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम लोग इस धातु में। अभी मैंने आपको बताया था कि आप ये फार्मूला जरूर याद कर लें। बच्चों ई की वैल्यू सवाल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों पहले पार्ट के लिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई के ऐसे लिख दिया है। ठीक है बच्चों ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी 1 माइनस 0.5,
पहली गतिज ऊर्जा बच्चों K1 दी गई है। 1 में जब बच्चों 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 यानी K1 की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी आ गई? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों बात करते हैं दूसरी धातु की। फिर से वापस फार्मूला लगाया। E इसके लिए कितना है? 2.5। डब्ल्यू बल्लू इसके लिए भी बस सेम थी 0.5 और E के गतिज ऊर्जा बच्चों इस सवाल के लिए थी K2। इस वैल्यू वैल्यू को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2.5 में 0.5 माइनस करेंगे तो 2.0। आपसे कहा गया है कि K1 और K2 का रेशियो बताइए। तो K1 रेशियो K2। K1 की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, K2 की वैल्यू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? K1 रेशियो K2 बराबर 5/20। 5/20 बच्चों क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 5 और नीचे 20 बचेगा। यहाँ से बच्चों 5 चौके 20 यानी कि 1/4 यानी जो K1 और K2 का अनुपात है वो बच्चों कितना आ रहा है? 1:4। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया था V1 और V2 का अनुपात दूसरे पार्ट में। तो बच्चों गतिज ऊर्जा का सूत्र ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अभी मैंने बताया। इसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, बस इसका वेग V1 और इसका वेग V2। आगे ये चल रहा है बच्चों, ये ऐसे पूरा पूरा कट रहा है तो V1 रेशियो स्क्वायर V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। बच्चों इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे तो V1 अनुपात V2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 1:2 यानी 1:2। ठीक है, चलते बच्चों इसके बाद सीधे दूसरे से हम लोग पहले लॉन्ग आंसर पे। पहला लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 और I के मान ज्ञात करना है। जबकि पहले नंबर पे कहा गया है स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं, क्षण भर के लिए दबाया गया है, तब आपको बच्चों I1, I2 और I के मान निकालने हैं। इसके बाद बच्चों दूसरे पार्ट में कहा गया S को काफ़ी देर तक दबाए रखना है, तब आपको धाराएं निकालनी है। इसके बाद बच्चों एक ये फिगर दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस फिगर में आप देखें पहले पार्ट पे जिस स्विच एस को जिस क्षण दबाते हैं, यहाँ पे बच्चों एक स्विच लगा हुआ है एस और एक प्रेरकत्व की कुंडली लगी है। जैसे बच्चों स्विच एस को क्षण भर के लिए दबाया जाएगा तो क्या होगा, इस बात को बहुत गौर से समझें। क्षण भर दबाने के लिए क्या होगा बच्चों, इस प्रेरकत्व में कोई भी ऊर्जा संचित नहीं होगी। चाहे बच्चों यहाँ प्रेरकत्व लगा हो चाहे संधारित्र लगा हो, अगर दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे स्विच एस को क्षण भर के लिए दबाएंगे तो बच्चों इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी। ठीक है, कोई धारा नहीं जाएगी तो बच्चों इस वाले 10 ओम में कौन सी धारा जा रही है? I2। तो हम कहेंगे जब स्विच एस को क्षण भर के लिए दबाया जाएगा तो स्वप्रेरण गुणांक L में स्वप्रेरण के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। बच्चों इस बात को लिख के भी बताना पड़ेगा। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कोई धारा नहीं जाएगी, यानी इस I2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 0 एम्पियर हो जाएगी। अब बच्चों कोई धारा नहीं जा रही तो आप इसको बंद करके देखें, ऐसे इसको बंद कर लेंगे। अब आप देखो तो केवल एक प्रतिरोध बच रहा है, वो कौन सा है? 5 ओम का प्रतिरोध दिख रहा है सबको, 5 ओम का, ये लिखा है 5 ओम। यहाँ से बच्चों जैसे 5 बचेगा तो हम कहेंगे अब 5 ओम श्रेणी क्रम में है, यानी कि ये वाला फिगर बच्चों जैसे ये खत्म तो ये वाला फिगर बचेगा। ठीक है, और आई बच्चों यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है? ये आई देखें तो जस्ट ये I1 ही है, क्योंकि ये I1 नीचे आके ऐसे घूम गया है, यानी I और I1 ऐसी स्थिति में बच्चों क्या है? सेम है। तो यहाँ से ओम का नियम लगाया जाए V बराबर IR। बच्चों V कितना है? 10 है। I की जगह हम I1 भी लिख सकते हैं या तो I लिख सकते हैं। R की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5। ठीक है, तो 5 दूना 10। तो बच्चों यहाँ से कह सकते हैं I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 एम्पियर। और I1 किसके बच्चों बराबर है? I के, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 एम्पियर। और I2 की वैल्यू बच्चों मैंने सवाल में आपको बताई कि वो कितनी है? 0। कब? जब स्विच एस को क्षण भर के लिए दबाया जाता है। तो आपको तो बच्चों तीनों पार्ट में वैल्यू बतानी थी, I1 और I2 की। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा पार्ट है, जब एस को काफ़ी देर तक दबाते हैं, स्विच एस को बच्चों काफ़ी देर तक दबाना है, तब क्या होगा? तो स्वप्रेरण गुणांक में बच्चों धारा प्रवाहित होगी। अब बच्चों जैसे आपने स्विच को काफ़ी देर तक दबाया है तो क्या होगा कि इसमें धारा उत्पन्न होगी। अब धारा उत्पन्न होगी तो इस बार बच्चों I2 की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या होगा उसको देखें। बच्चों दोनों प्रतिरोध कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में। ठीक है, दोनों प्रतिरोध कैसे बच्चों? समांतर क्रम में। और आज ही मैंने आपको बताया कि समांतर क्रम में विभव समान होता है।
बच्चों ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है ये इस पर भी 10 वोल्ट भेजेगी और इस वाले पर भी 10 भेजेगी, यानी V की वैल्यू बच्चों यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। अब क्या होगा बच्चों, 5 ओम की बात करते हैं। 5 ओम प्रतिरोध में ओम का नियम लगाया गया, V बराबर IR। V की वैल्यू बच्चों इस सवाल में यहाँ पे कितनी है, 10। क्यों 10 है? क्योंकि समांतर क्रम में बच्चों विभव सेम बट जाता है। R की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5 है। 5 दूनी 10 और इस 5 में बच्चों धारा कौन सी जा रही है, I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं 10 ओम प्रतिरोध में। यहाँ पे तो V बराबर क्या लगा देंगे, IR। V की वैल्यू 10 उसमें भी जाएगी। I की जगह बच्चों इसमें कितनी थी, I2 थी। I की जगह बच्चों इसमें क्या है, I2 है। R की जगह बच्चों इसका प्रतिरोध कितना है, 10। ठीक है, तो 10 एकम 10 बच्चों I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। अब बच्चों जो I ये पार्ट है ये दोनों I1 और I2 का सम है, क्योंकि I1 नीचे से आएगा फिर यहाँ से I2 आएगा तो दोनों मिलके I बन जाएंगे। यहाँ से बच्चों हम कहेंगे जो I है वो I1 प्लस I2 है। तो यहाँ से बच्चों I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है सवाल में, 2, और I2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। यानी I की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी है, 3 एम्पियर। तो आपको तीनों पार्ट बताने थे जब स्विच एस को काफ़ी देर तक दबाया जाता है। इसके बाद बच्चों लेते हैं दूसरे लॉन्ग आंसर पे। बच्चों दूसरा लॉन्ग आंसर आपके सामने लिखा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पे बच्चों एक पार्ट इस सवाल में बहुत ही चेंज किया गया है। ज़्यादातर बच्चे इस प्रूविंग को कैसे याद करते हैं, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आया था। ठीक है, वो क्या है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए। यानी बच्चों हाइगेंस के सिद्धांत से आपको प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी, लेकिन कब, जब तरंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं। बच्चों याद करते हैं कैसे हाइगेंस का सिद्धांत है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ये हेडिंग पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ से हम लोगों ने एक फिगर बनाना है। उस फिगर से ही बच्चों ये आपको सारी चीजें क्लियर करनी। तो देखिए फिगर क्या है। बच्चों सबसे पहले फिगर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये दो बच्चों यहाँ से माध्यम लिए गए हैं। एक ऊपर वाला माध्यम है और एक नीचे वाला माध्यम है। ठीक है, ऊपर वाले माध्यम को बच्चों हम लोगों ने मान लेते हैं सघन है और नीचे वाला माध्यम विरल है। आपको पता है जब सघन माध्यम से बच्चों किरणें विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चों ये सरफेस आप देख रहे हैं ब्लैक सरफेस से यहाँ से परावर्तन की घटना हो रही है, यानी इसका हम लोग नाम रखेंगे, सॉरी यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है तो यहाँ से बच्चों इसका नाम हम लोग रखेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि चित्र में एक अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश प्रदर्शित है। तो जेड जेड डैश प्रदर्शित है। इसके ऊपर का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम सघन है तथा निचला माध्यम विरल है। इस अपवर्तक पृष्ठ यानी कि जेड जेड डैश पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। आप देख रहे हैं जेड जेड डैश पर एक बच्चों तरंगाग्र आ रहा है और तिरछे फॉर्म में आ रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। तरंगाग्र का बिंदु ए, तरंगाग्र बच्चों जो आया है इसका पॉइंट ए, तरंगाग्र का बिंदु ए सर्वप्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ता है। बच्चों ए और बी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन पड़ा है, ए, अपवर्तक पृष्ठ पड़ता है और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर दूसरे माध्यम में आगे संचरित होती हैं। बच्चों यहाँ से जैसे पड़ा है इससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे निकलेंगी, लेकिन ये विरल माध्यम में जा रही तो अविलंब से बच्चों ये दूर हट रही हैं। ज्यादातर बच्चों ने इस प्रूविंग को पढ़ा है वो अविलंब के पास आने वाली चीजों को पढ़ा है। ठीक है, माध्यम से निकलकर आगे बढ़ती हैं और द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर दूसरे माध्यम में संचरित हो रही हैं। जितनी देर में बच्चों ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, जितनी देर में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश तक पहुंचती हैं, ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बच्चों कहाँ तक पहुंच रही हैं, बी डैश तक, उतने ही समय में बच्चों बी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश तक पहुंचती हैं। और बच्चों ये ए डैश जो बी डैश आप देख रहे हैं ये अपवर्तित तरंगाग्र है। वही बात बच्चों यहाँ पे लिखी हुई गई है कि ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जितनी देर में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश तक पहुंचती हैं बच्चों, उतने ही समय में बी से निकलने वाली तरंगिकाएं ए डैश तक पहुंचती हैं। यह ए डैश बी डैश एक अपवर्तित तरंगाग्र है। माना सघन माध्यम में बच्चों प्रकाश की चाल v1 है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। बच्चों इसकी प्रूविंग देखते हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि सघन माध्यम में चाल को v1 मानना है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल को v2 माना है।
अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि तरंगाग्र को ए से बी डैश तक पहुंचने में समय, ए से बी डैश तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है, टी। और डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रकाश किरण को ए से बी डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही बी से ए डैश तक पहुंचने में भी लगता है। इसका मतलब क्या है कि बी से ए डैश तक पहुंचने में भी टाइम टी ही लगेगा। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो बच्चों यहाँ से दूरी की अगर बात की जाए ए बी डैश दूरी, चाल बच्चों इस माध्यम में कितनी मानी गई है, v2, समय कितना लगा है, t, यानी ए बी डैश की बच्चों जो दूरी आ जाएगी वो v2 इंटू टी है। इसी प्रकार से बच्चों अगर बात की जाए ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश और ये बच्चों बी, ये दूरी की बात हो रही है। तो यहाँ से बच्चों चाल ऊपर वाले माध्यम में कितनी है, v1, टाइम कितना है, v2। अब बच्चों बात करेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में, ठीक है। यहाँ से ये एंगल आई तो ये वाला भी आई होगा। साइन आई, साइन बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, यानी कि ए डैश बी, ए डैश बी। तो बच्चों लंब क्या आ जाएगा, ए डैश बी, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या होता है बच्चों, 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण क्या हो जाएगा, ए डैश। बच्चों यहाँ से ए डैश, ए डैश बी की वैल्यू बच्चों आप निकाल चुके हैं v1 इंटू टी अपॉन में ए डैश। तो यहाँ से बच्चों साइन आई की वैल्यू इतनी आ चुकी है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, साइन आर की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग त्रिभुज यूज कर रहे हैं ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। तो साइन आई, साइन आर, साइन बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कोण जहाँ बनता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, यानी ए बी डैश लंब है, कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के सामने ए डैश। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं ए बी डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। ए बी डैश की बच्चों सब वैल्यू हम लोग सवाल में निकाल चुके हैं v2 इंटू टी, ए डैश बच्चों ऐसे ही लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये बनी थी और सेकंड ये है, जैसे डिवाइड करेंगे तो ए डैश से बच्चों ए डैश कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर की वैल्यू बच्चों सवाल में v1 अपॉन v2 है। बच्चों जो चाल है वो जब एक माध्यम में चलना स्टार्ट करेगा तो वो हमेशा फिक्स हो जाएगी, यानी बच्चों ये दोनों जो चालें हैं ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और कांस्टेंट पे जब बच्चों कांस्टेंट का डिवाइड किया जाता है तो एक कांस्टेंट ही आता है, यानी नियतांक आता है। इसका मतलब बच्चों क्या है, साइन आई बटे साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक नियतांक आ जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। और बच्चों यही जो नियम होता है इसी को कहते हैं बच्चों अपवर्तन का नियम, क्योंकि अपवर्तन का नियम बच्चों क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही बच्चों अपवर्तन की घटना कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको क्लासें बहुत ही अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो रही हैं। आप वीडियो को ज़रूर बच्चों लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज़ बच्चों आपको ये वीडियो शाम को 6 बजे मिल रही है। इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में बच्चों शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।